हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं चैप्टर 6 आज आपको पढ़ाऊंगी। ये क्लास 7 का चैप्टर 6 है, ठीक है। नगर, व्यापारी और शिल्पजन। अब इसमें हम लोग नगर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से व्यापारी रहते थे या व्यापार होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। नगर वहाँ कैसा था, ठीक है, ये पढ़ेंगे। और शिल्पजन यानी शिल्पजन कौन कौन से थे, कौन कौन से शिल्पी उत्पादन वहाँ होते थे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एक मध्ययुगी नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का है। क्या वह एक मंदिर नगर था, एक प्रशासनिक केंद्र है, एक वाणिज्यिक शहर है, एक पतन नगर है, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। अब देखिए, ये एक मध्ययुगी काल का समय है। उस समय नगर की यात्रा पे अगर कोई यात्री, कोई व्यक्ति आता है तो वो क्या सोच के आएगा कि उसको क्या करना है वहाँ आके। तो ये निर्भर करता है कि वो नगर किस प्रकार का है। अगर वो मंदिर नगर है तो वो ये सोच के आएगा यात्री कि हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में घूमना है, दर्शन करना है। और वो प्रशासनिक केंद्र है तो वो ये सोच के आएगा कि हमें हमें जगह जगह घूमना है, वहाँ के प्रशासनिक केंद्रों को देखना है, वहाँ क्या है अलग से ये जानना है। वाणिज्यिक शहर है तो लोग वाणिज्यिक शहर यानी व्यापारी शहर, तो वो क्या करेगा, यात्री ये सोचेगा कि मैं खूब घूमूं और खूब शॉपिंग करूं। वाणिज्यिक शहर है तो व्यापार होता होगा, तो आदमी सबसे पहले शॉपिंग ही का सोचेगा, ठीक है। पतन नगर है यानी बंदरगाह का, तो नदी पे घूमूंगा, नाव पे बंदरगाह देखूंगा, वहाँ क्या क्या है, कैसे क्या होता है, ये सोच के। और यह अन्य किसी प्रकार का नगर है कोई भी, तो वो उस तरह से सोचेगा, उस तरह की बातें मनकांक्षा लेके वो आएगा, ठीक है। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्यिक कार्यकलापों और शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। अब देखिए, उस समय कई नगर ऐसे थे, कई शहर ऐसे थे जो अनेक प्रकार के होते थे नगरों में। जैसे कि वो प्रशासनिक नगर भी होते थे, मंदिर नगर भी होते थे। मतलब प्रशासनिक नगर हैं, उसमें बहुत सारे मंदिर हैं, ठीक है। वहाँ व्यापार भी बहुत अच्छा होता है और शिल्प उत्पादन तो वहाँ पे उसका तो केंद्र ही है। तो इस तरह वो कई तरह के अनेक तरह प्रकार के नगरों का समूह जैसा हो जाएगा कि मतलब वहाँ बहुत सारे, मतलब वहाँ सभी कार्य होते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं ये मैप मानचित्र दिया है वो किस चीज़ का है। मध्य और दक्षिण भारत में व्यापार और शिल्पकारी उत्पादन के केंद्र। अब देखिए, ये जो नगर आप देख रहे हैं यहाँ पे शिल्पकारी होती है। अब ये है पुष्कर, वृंदावन, अजमेर। ये देखिए गंगा और यमुना नदी के तट पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके शिल्पकार केंद्र है। अहमदाबाद, सोमनाथ, सूरत, मुरादाबाद, कलकत्ता, बरार, बम्बई, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। अब देखिए जो बीदर और गोलकुंडा है ये कृष्णा नदी पे हैं। हम्पी, कमालपुरम, स्वामीमलई, तिरुपति, कांचीपुरम, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुवन्नमलई, उरयूर, तंजावुर, मुदैर। अब ये तीनों शहर कावेरी नदी पे है, ठीक है।
तो आपका जो ये सब है नगर, देखिए ये सब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। यहाँ आपको देखिए 4 नदियाँ भी दिख रही हैं। और ये शिल्प का बहुत बड़ा ये है शिल्पकारी केंद्र। यहाँ शिल्प उत्पादन बहुत होता है। प्रशासनिक केंद्र, अब देखिए प्रशासनिक केंद्र यहाँ मतलब प्रशासन के कार्य होते होंगे ना, और मंदिर वंदिर बने होंगे या राजा द्वारा बनाए गए जो महल वहल होते हैं, ये सब प्रशासनिक केंद्र में आते हैं। तो ये यहाँ होंगे। आइए हम इसे देखते हैं। अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा है। अध्याय 2 में हमने चोल वंश के बारे में तो पढ़ा ही है। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलें। अब देखिए हम लोग को अपने विचारों के घोड़े पे बैठना है कि हम सोच रहे हैं कि अब हम पहुंच रहे हैं चोल वंश के राजाओं की राजधानी तंजावुर में 1000 साल पहले। हमको ऐसा सोचना है, ठीक है। और हमने तो चैप्टर 2 में चोल वंश के बारे में पढ़ा ही है। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। अभी तो मैंने मैप में आपको ऊपर दिखाया कि कावेरी नदी 12 महीने चोल वंश की राजधानी जो तंजावुर है इसके पास ही एकदम बहती है। राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वरी मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने राजा जो थे चोल वंश के राज इन्होंने बहुत सुंदर राजराजेश्वरी मंदिर बनवाया है शिव भगवान का। और यहाँ की घंटियाँ बजती हैं तो पूरे तंजावुर में सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचलन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। अब जो मंदिर के वास्तुकार थे, लेकिन इनका इसमें नाम दिया है यहाँ पे। इन लोग को नाम कैसे पता चला होगा? क्योंकि उन्होंने मंदिर में लिखवाया होगा अपना नाम। देखिए वास्तुकार जो थे उनका नाम था कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन, ठीक है। तो इनकी लोग वहाँ इस मंदिर को देख के इनकी इतनी प्रशंसा करते हैं कि थकते नहीं हैं मंदिर की सजावट बनावट देख के ना। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण किया था। अब देखिए कैसे पता है, जब उसने वास्तुकार करके इतनी सुंदर मंदिर का निर्माण कराया तो उसने गर्व से उस पर दीवार पे अपना नाम लिखा कि मैं वास्तुकार हूँ, ठीक है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। तो अब देखिए शंकर भगवान का मंदिर है तो यहाँ विशाल शिवलिंग तो होगी तो वो स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं। अब देखिए जो मंदिर है, मंदिर के अलावा ये जो शहर है तंजावुर, यहाँ बहुत अनेक राजमहल भी बनाए गए हैं। इनमें कई मंडप बने हुए हैं। अब जो राजमहल है ये कई मंडपों वाला महल है, ठीक है। तो इसमें कई मंडप बनाए गए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। अब देखिए जो ये मंडप है इसी के नीचे राजा अपना दरबार लगाता है, वहीं न्याय करता है लोगों पे। यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करता है। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। अब देखिए जो मंडप है वहीं से वे अपने अंडर के लोगों के ऊपर को आदेश देता है। और नगर में सैन्य शिविर भी बहुत सारे बने हुए हैं। इन नगरों में उन बाज़ारों की हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है। अब ये देखिए जो नगर हैं यहाँ पे बहुत हलचल होती रहती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ बाज़ार लगते हैं बहुत, तो यहाँ पे अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषण की बिक्री होती रहती है, तो इसलिए यहाँ के बाज़ारों में बहुत हलचल रहती है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं तालाबों से होती है। अब देखिए, नगर में जल की आपूर्ति के लिए मतलब जल की ज़रूरतों के लिए, है ना, तो कुआं है, तालाब है, इसलिए यहाँ जल की भी दिक्कत नहीं है। तंजावुर अपने और उनके निकटवर्ती नगर उरैयूर के शालीन बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियाँ बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, तंजावुर और उसके पास का जो शहर है उरैयूर, यहाँ के जो बुनकर हैं, शालीन बुनकर, तो देखिए मतलब ये शालीन इसलिए कहलाए होंगे क्योंकि ये लोग राजा महाराजाओं के कपड़े बनाते थे। तो ये लोग मंदिर का उत्सव होने वाला है, उसके लिए वहाँ मंदिर के लिए झंडे बना रहे हैं, वो झंडे के लिए कपड़े भी बना रहे हैं, ठीक है। फिर ये लोग झंडे बनाएंगे, फिर राजा और अभिजात के लिए पतला और बढ़िया सूती कपड़े से राजा और अभिजात का कपड़ा बनाएंगे, अभिजात वर्ग का, ठीक है। उसके बाद मोटे सूती कपड़े से वहाँ की जो जनता है उनके लिए कपड़ा बनेगा। मतलब जो मंदिर का उत्सव है, इसके लिए सबके लिए नए कपड़े तैयार करने की जिम्मेदारी शालीन बुनकरों की है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्वामी मल्लई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कायस्क मूर्तियाँ तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के द्वीप बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ से थोड़ी दूर पे स्वामी मल्लई जो जगह है, वहाँ में स्थापित बहुत सुंदर मूर्तिकार जो हैं उत्तम कायस्क की मूर्तियाँ लंबी लंबी बना रहे हैं और सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं इस समय अभी, ठीक है। मतलब यहाँ कायस्क की मूर्ति और घंटा और दिया बनाने का काम चल रहा है। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र, यानी अब वहाँ पे मंदिर नगर होगा अगर, तो उसे तीर्थ केंद्र तो कहेंगे ही। अब आइए हम लोग इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। अब देखिए, जो तंजावुर है ये मंदिर नगर का भी उदाहरण है, तभी ना मंदिर के लिए वहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। अब देखिए, जो मंदिर नगर होते हैं नगरीकरण का, ठीक है, नगरीकरण यानी नगरों का नगरीकरण, उसका एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है, ठीक है। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। अब देखिए, जो नगरीकरण होती है ये नगरों के विकास की प्रक्रिया होती है, यानी कि वहाँ पे कितना विकास हुआ, कैसा हुआ, ये नगरीकरण में देखा जाता है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, अब मंदिर जो है वो समाज और अर्थव्यवस्था दोनों को नियंत्रण रखती है। क्यों? वो समाज के रिवाजों को भी मान्यता देती है और वहाँ के चढ़ावे से उस शहर की अर्थव्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि मंदिर में कोई भी मंदिर में आता है तो वो दान दक्षिणा देता है, ठीक है। तो दक्षिणार्थी आते हैं, वे राजा आते हैं, वो अलग अलग देशों के, शहरों के, राज्यों के, तो वो लोग भी दान करते हैं, ठीक है। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते हैं। अब देखिए, जो राजा लोग होते हैं वो अपने भक्ति भाव को दिखाने के लिए अलग अलग तरह के देवी देवताओं की मूर्ति लगाते हैं, बनवाते हैं, फिर उनके लिए मंदिर भी बनवा देते हैं, ठीक है। इस तरह मंदिर का निर्माण जगह जगह होता रहता है। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान देते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। अब देखिए, ये जो राजा लोग होते हैं ये मंदिर को भूमि, जमीन और धन, पैसा मतलब
देते रहते थे, हमेशा दान पुण्य करके देते रहते थे अपने भक्ति के लिए, भक्ति भाव के लिए। तो जिससे वहाँ मंदिर की आय होती थी, इससे वहाँ के धार्मिक अनुष्ठान होते थे, मतलब वहाँ पे पूजा पाठ किए जाते थे, विधि विधान से बहुत संपन्न किए जाते थे, बहुत भव्य रूप से किए जाते थे। तीर्थयात्री तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पूर्वोत्सव मनाए जाते थे। अब देखिए उसी पैसे से वहाँ के मतलब तीर्थयात्री को भोजन भी कराया जाता था, पुरोहित पंडित इन लोग का भी खाना पीना उसी से चलता था, और फिर उसी पैसे से उत्सव भी मनाया जाता था मंदिरों में। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। अब देखिए मंदिर में जो दक्षिणार्थी आते थे यानी दर्शन करने वाले, वे लोग भी दान दक्षिणा हमेशा दिया करते थे। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, यानी देखिए यहाँ की जो मूर्ति होती थी इसे कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम जो है इससे, इस तकनीक से बनाया जाता था। ये देखिए ये मूर्ति है उस समय की, ठीक है। अब ये कैसे बनती थी आइए हम इसके बारे में जानते हैं। कांसा एक मिश्र धातु होती है जो तांबे और रागे यानी टीन के मेल से बनती है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये जान गए होंगे कि कांसा मिश्र धातु है, तो ये किन किन चीज़ों से बनती है, तांबा और रागे से, ठीक है। घंटा धातु में रागे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। अब देखिए घंटा धातु जो होती है उसमें रागे के अनुपात में कोई अन्य किस्म के जो कांसे होते हैं वो, मतलब इसमें कांसा ज़्यादा डाला जाता है, ठीक है, और रागा कम, तो ये घंटा धातु होता है। और इसके कारण इसमें से घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है। जो घंटे की आवाज़ होती है ये इसी के कारण से आती है। चोल कालीन कायस्क मूर्तियाँ अध्याय 2 देखें। अब चैप्टर 2 में आप लोग चोल काल की कायस्क की मूर्तियों को आप देख सकते हैं। लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती है। अब देखिए ये जो मूर्तियाँ होती हैं चोल काल की वो लुप्त मोम से बनाई जाती हैं। इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब देखिए लुप्त मोम कैसे तकनीक है, इसमें सबसे पहले मोम की मूर्ति बनाते हैं, फिर उसको चिकनी मिट्टी से पूरा लीप देते हैं, फिर उसको सूखने के लिए रख देते हैं। जब वह पूरी तरह सूख जाती है तो उसे गर्म किया जाता था और उसमें मिट्टी के आवरण में से एक छोटा छोटा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम निकल जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसे छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। अब देखिए ये क्या टेक्निक है कि अब मिट्टी सूख गई तो अब इसको गर्म किया गया, ठीक है, और जो मिट्टी का जगह थी वहाँ छोटा छोटा छेद कर दिया गया, ठीक है, मिट्टी के आवरण में। अब उससे क्या हुआ कि जो मोम थी गर्म पाके वो मोम सारी पिघल गई, उस रास्ते से निकल गई जो छेद था। अब उसमें क्या कि चिकनी मिट्टी खाली रह गई, चिकनी मिट्टी का ऊपर का सांचा खाली रह गया। अब उसमें गर्म धातु, पिघला धातु उसी जो छेदा था उसके रास्ते अंदर भर दिया जाता था, ठीक है। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता और उसमें से निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता, ठीक है। अब देखिए क्या करते थे उसके बाद। अब देखिए जो छेद में से धातु भर दिए, अब उसके बाद जब धातु ठंडा हो गया और वो ठोस हो गया, जम गया अपने जगह पे, तो अब जो चिकनी मिट्टी थी उसको धीरे धीरे छुड़ा देते थे सावधानी से। फिर उसमें जो प्रतिमा निकल के आती थी, जो मिट्टी को हटाने के बाद जो प्रतिमा बनती थी अंदर अंदर, तब उसको धो के साफ करके चमका दिया जाता था। ये थी लुप्त मोम की तकनीक।
आपको इस विचार से इस प्रविधि के प्रयोग में क्या क्या लाभ थे। अब आपको ये देखना है कि आपके विचार जो हैं इसमें इस तकनीक के जो प्रयोग कर रहे हैं इससे क्या क्या फ़ायदे हैं ये आपको बताना है। ठीक है। अब देखिए चित्र 1, कायस्क मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते दिखाया। अच्छा, अब देखिए ये जो नाग राक्षस कालिया हैं इसको श्री कृष्ण भगवान जो है काबू कर रहे हैं। ये मूर्ति कायस्क की यही दर्शा रही है। के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापारी एवं साहूकार में लगाते थे। अब देखिए जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे, जो मंदिर की देख रेख करते थे, वे लोग मंदिर का धन जो होता था वो व्यापार और साहूकार के यहाँ साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। अब देखिए जब मंदिर बना था तो उसके आसपास एक ही 2 लोग रहते थे, जो देख रेख करता था वो, जो पूजा पाठ करता था वो। पर समय यानी समय बीतता गया। ठीक है, बीतते हुए समय के साथ बड़ी संख्या में वहाँ पे पुजारी, पुरोहित, व्यापारी, कामगार, शिल्पी, शिल्पकार जो होते हैं वो लोग, ये लोग धीरे धीरे वहाँ पे रहने लगे, बसने लगे। फिर उनके बाद दर्शनार्थी, तीर्थयात्री, अब जो जितनी उन लोग को ज़रूरत पड़ने लगी उसके हिसाब मतलब जितना ज़रूरत लोगों को पड़ता रहा उस हिसाब से वहाँ लोग धीरे धीरे बसने लगे। अब देखिए जैसा आजकल कोई भी मंदिर के अगल बगल दुकानें होती हैं और जो भी ज़रूरत का सामान होता है सब कुछ मंदिर के अगल बगल आपको मिल जाएगा, वैसे ही जैसे जैसे ज़रूरत पड़ने लगी वैसे वैसे वहाँ पे लोग बसने लगे। इस प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। अभी देखिए इसी प्रकार जो मंदिर नगर थे इनका विकास हो गया। इसी रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिन, भिलिसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। अब देखिए जो ये रीति थी जो इसके हिसाब से मंदिर के जो चारों ओर अनेक नगर थे उनका आविर्भाव हो गया। ठीक है, मतलब नगर के जो अगल बगल जगह थी वहाँ लोग आविर्भाव करके रहने लगे। ठीक है, तो अब जैसे क्या मध्य प्रदेश में भिल्लस्वामिनी मंदिर जो भिलसा या विदिशा में है, और आपका गुजरात का सोमनाथ। देखिए कितना सुंदर मंदिर है ये दोनों। आप चाहें तो एक बार इसको गूगल पे सर्च करके मंदिर देख सकते हैं। ये बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर कलाकृति का मंदिर ये दोनों है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। अब देखिए मंदिर नगर हैं ये सब आपके। मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात का सोमनाथ हो गया। अब देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण और भी हैं आपके मंदिर नगर। तमिलनाडु में कांचीपुरम, ठीक है, और मदुरई और आंध्र प्रदेश में तिरुपति मतलब ये सब बहुत फेमस मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें मंदिर नगर कहा गया है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। अब देखिए तीर्थ स्थल जो थे वहाँ पे सिर्फ मंदिर था और थोड़े लोग जमा रहते थे वहाँ, जो मंदिर की देख रेख वहाँ काम करते थे वो लोग। पर बाद में वो नगर हो गया, धीरे धीरे बस के नगर के रूप में विकसित हो गया धीरे धीरे। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुवन्नमलई तमिलनाडु ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। अजमेर राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था और आगे चल के मुग़लों के शासनकाल में वह सूबा मुख्यालय बन गया। अब देखिए जो आपके तीर्थ स्थल हैं वो धीरे धीरे विकसित हुए। फिर अब देखिए इन विकसित नगरों के नाम क्या क्या हो सकते हैं। ये है आपके वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन श्री कृष्ण की भूमि है। ठीक है,
और तिरुवनमलई ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये दो ऐसे नगर मंदिर नगर के उदाहरण हैं आपके। मैंने बताया ना ये तीर्थ स्थल थे, फिर धीरे धीरे यहाँ बस गए, तो वैसे ही है ये। फिर अजमेर राजस्थान। ठीक है, 12वीं शताब्दी में अजमेर जो था वो चौहान वंश की राजधानी था। ठीक है, उसके बाद जब मुग़लों का शासन हुआ तो उन लोगों ने उसे सूबा का मुख्यालय बना दिया था, वो सूबा का मुख्यालय बन गया था उसके बाद। तो अजमेर भी बहुत महत्वपूर्ण नगर था। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब देखिए ये जो नगर है ये धार्मिक सह अस्तित्व का एक बहुत बढ़िया जीता जागता उदाहरण है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अध्याय 8 भी देखें, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे। अब देखिए जो आपके सुप्रसिद्ध, अब ये देखिए जो नगर था ये सह अस्तित्व, मतलब देखिए यहाँ पे अस्तित्व नहीं था, यहाँ बाद में अस्तित्व बसा है। ठीक है, तो एक उत्कृष्ट उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है आपका। अब देखिए यहाँ पे जो सूफी संत थे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, आप लेसन 8 में इनके बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। तो ये यहाँ पे 12वीं शताब्दी में आके बसे हैं, इसके पहले वो नहीं थे। ठीक है, और उनके दर्शनार्थी और श्रद्धालु सभी पथों मंतों को हुआ करते थे। अब देखिए इनके श्रद्धालु जो थे सभी पथों और मथों के हुआ करते थे। तो वहाँ बहुत बड़ी दरगाह भी है अजमेर में। अजमेर के पास पुष्कर सरोवर है, यहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। अब देखिए ये तीर्थ स्थल, देखिए मंदिर भी है और बहुत बड़ी दरगाह भी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब फिर अजमेर के पुष्कर में एक बहुत पवित्र सरोवर भी है। ठीक है, यहाँ पे प्राचीन काल से ही बहुत तीर्थयात्री यहाँ आते हैं सरोवर में। ठीक है, छोटे नगरों का संजाल। अब देखिए छोटे नगरों का जो संजाल था, अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि छोटे नगर कैसे थे, क्या थे, ये हम जानेंगे। 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था, यानी छोटे छोटे नगर बसने लगे थे, उसका जाल जैसे बिछ गया था। जैसे कि आप देखते हैं ना नेट में, जैसे नेट का कपड़ा लेते हो तो उसमें देखिए कि छोटे छोटे जाल में एक में एक बंधा रहता है। ठीक है, वैसे ही छोटे छोटे नगरों का संजाल बन गया था। ठीक है, तो ये जो उपमहाद्वीप था यहाँ पे पहले बड़े बड़े मुख्य नगर थे, पर बाद में यह धीरे धीरे छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बन गया था, बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों में हुआ था। अब देखिए इनका जो प्रादुर्भाव था ये बड़े बड़े गांव में हुआ था। ठीक है, मतलब ये बड़े बड़े गांव से फिर बाद में ये नगर बन गए थे। इनमें आमतौर पर एक मंडपिका, बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा, होती थी। अब देखिए इसमें आमतौर पे जो जैसे व्यापारिक केंद्र होता है ना, मंडी, जो आप लोग जाते हैं कहीं, सब्जी मंडी हुई, सब्जी जहाँ बेचते हैं उसको सब्जी मंडी बोलते हैं, और जहाँ पे सोने चांदी का काम होता है व्यापारी मंडी बोलते हैं उसको। ठीक है, जहाँ ढेर ज़्यादा दवाइयाँ मिलती हैं उसको दवाई मंडी बोलते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो जहाँ माला मिलते हैं माला मंडी। ठीक है, तो मतलब जहाँ बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलती हो उसे मंडी, उसको मंडपिका कहते हैं, जिसे आज हम लोग मंडी कहते हैं। ये वहाँ होती थी। यहाँ आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए लाते थे। अब देखिए यहाँ पे जो आसपास के गांव वाले थे ये यहाँ पे अपना राशन, अपना सामान बेचने आते थे, ये मंडी होती थी। अब यहाँ पे इनमें ऐसी गलियाँ भी होती थी जहाँ दुकानें एवं बाज़ार थे, जिन्हें हट बाद में हाट कहा
जाने लगा, कहा जाता था। अब देखिए ये जो मंडी होती थी इसमें पतली पतली सकरी गलियां भी होती थी, इनमें दुकानें होती थी, इन्हें हाट कहा जाता था, जिसे बाद में हट कहा जाने लगा। जैसे बाज़ार हाट करने जा रहे हैं, गांव में लोग बोलते हैं ना बाज़ार हाट करने जा रहे हैं, वही हाट है ये। तो इनके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगर तथा शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बेचने वालों, ताड़ी बनाने वाले, सुनारों, लोहारों और पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाज़ार होते थे। देखिए जैसे मैंने बताया ना कि माला की अलग मंडी होती है, सब्जी की अलग होती है, जो सोने चांदी की अलग होती है, ठीक है, फल फूल की मंडी अलग होती है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए कारीगरों में और शिल्पियों की में जैसे कुम्हार, तेली, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, सब लोगों की अलग अलग मंडियाँ होती थी, ठीक है। इन लोग का अलग अलग बाज़ार लगता था, एक ही जगह नहीं होता था, इन लोग का अलग अलग होता था सबका। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, और जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूम घूम कर क्रय विक्रय किया करते थे। अब देखिए जो जैसे नहीं होता है कि कोई व्यापारी है तो वो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो अपनी दुकान खोल लेता है, ठीक है, और जिसके पास कम रहता है वो थोड़ा थोड़ा काम करता है। तो उसी तरह जो कुछ व्यापारी ऐसे थे जो नगर में ही स्थायी रूप से बस गए थे और वहीं अपना दुकान खोल के व्यापार करते थे। परंतु कुछ व्यापारी ऐसे थे जो नगर घूम के अपना व्यापार करते थे, सामान को खरीदते बेचते रहते थे, ठीक है। कुछ व्यापारी ऐसे थे। आसपास के दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थायी उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पादन जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने आते थे। अब देखिए आसपास के जो लोग होते थे वे भी अपना सामान यहाँ खरीदने बेचने आते थे। अब जैसे देखिए दूर दूर से लोग क्या लेने आते थे, घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान सुपारी, काली मिर्च और मसाले, ये सब नगर से लोग यहाँ पे बाज़ार में यहाँ खरीदने आते थे, ठीक है। अब ये आप देखिए चित्र जो देख रहे हैं ये एक नगर का एक बाज़ार है। देखिए यहाँ देखिए हर कुछ मिल रहा है ना, कपड़े, लोग ऐसे खड़े हैं सामान बेच रहे हैं, कुछ लोग दुकान के अंदर रख के बेच रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ व्यापार होता था। आम तौर पर कोई सामंत यानी पर्वतीय काल का जमींदार इन नगरों में या उनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। अब देखिए जो आमतौर पे जो सामंत होते थे या बाद के जो जमींदार हुए, अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो ये नगर होते थे इनके आसपास की जगह हथिया के वहाँ पे अपने अपने बड़े बड़े किले बनवा लेते थे या महल बनवा लेते थे, ठीक है, वहीं वो लोग रहने लगते थे। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारियों तथा उनके व्यापार वस्तुओं पर कर लगाते थे। अब देखिए अब जो ऐसे सामंत थे ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो किले बनवा के रहते थे और वहीं बाज़ार लगाने की व्यवस्था कर देते थे, और फिर व्यापारियों, शिल्पकारियों और जो उनके व्यापार होते थे उन पे वस्तुओं पे कर लगाते थे, और कभी कभी उन करों का संग्रहण का अधिकार उन स्थायी मंदिरों को प्रदान कर देते थे। अब देखिए जो इन लोगों का कर लेने का अधिकार था वहाँ के स्थायी मंदिर जो थे उन लोगों को दे दिया जाता था कि मंदिर वाले इनसे कर वसूल कर लें, जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ़ व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। अब देखिए वो मंदिर का निर्माण या तो ये लोग स्वयं जमींदार लोग किए रहते थे, सामंत लोग, या वहाँ के व्यापारी लोग द्वारा ये मंदिरों का निर्माण हुआ हो, ऐसे मंदिरों का पर कर का अधिकार ये लोग दे देते थे। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। अब देखिए जो ऐसे व्यापारी होते थे इनका उल्लेख आपको अभिलेखों में मिलेगा, ठीक है, जो आज भी पाए जाते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये चित्र 3 देख रहे हैं, यहाँ पे एक आदमी लकड़ी की नक्काशी कर रहा है। ये एक कारीगर है जो लकड़ी की तख्ती पे नक्काशी कर रहा है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाज़ारों पर कर। अब देखिए बाज़ार जो लगते थे उन पर भी कर होता था ना। अब जैसे आज भी ये कर होता है, जैसे कि आप कहीं मंडी लगा के सामान बेच रहे हैं, अब वो आपकी जगह नहीं है तो आपको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उस समय ये बाज़ारों पे कर थे, ठीक है। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी का अभिलेख का सारांश है। अब देखिए जो सारांश आपको पीले ब्रैकेट में दिख रहा है, ये आपका राजस्थान से प्राप्त हुआ 10वीं शताब्दी में लिखा गया ये अभिलेख है। ये राजस्थान से मिला है, ये उसका हिंदी में सारांश है, ठीक है। इसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि जो उस समय के जो मंदिर के शुल्क थे, ये जो शुल्क होते थे बाजार के, ये लोग मंदिर के प्राधिकारी जो होते थे, मंदिर के अधिकारी होते थे, ये लोग वस्तुओं जो कर है वो धन ना ले करके सामान के या वस्तु के बदले वसूल लेते थे ये लोग। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। अब देखिए कि मुख्य चीज़ क्या क्या थी यहाँ पे। देखिए शक्कर हो गया आपका, गुड़ हो गया, रंग हो गया, सुई धागा हो गया, रुई हो गया, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन ना, जो मतलब मंदिरों में यूज होता है, तिल का तेल और कपड़ा, इन सब चीज़ों पे कर लगता था। तो यही सब चीज़ें वो मंदिर के अधिकारी लोग लेते थे जो मंदिर में ज़रूरत की चीज़ें होती थी। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीज़ें बेचने वालों, आसवकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। अब देखिए उन ऊपर की चीज़ों के अलावा भी अब देखिए जो चीज़ें होती थी, जैसे व्यापारियों पर भी कर लगता था, ठीक है। धातु की चीज़ें बेचने वाले पे भी कर लगता था, ठीक है। आसवकों पे, तेल बेचने वालों पे, पशु चारे वालों पे, अनाज के बोरों पर, इन सब चीज़ों पे भी कर लगाया जाता था। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें होती थी, जैसे कि आपकी व्यापारी हो गए, धातु की चीज़ें बेचने वाले हो गए, आसवक हो गए, तेल बेचने वाले, पशु चारे बेचने वाले और अनाज के बोरे बेचने वाले, जो चीज़ें मतलब जो मंदिर के परिसर में ज़रूरत होती थी, उन सब चीज़ों पे ज़्यादातर कर लगा होता था। तो उनके धन के रूप में ना लेकर के ये लोग इसमें सामान के रूप में कर लेते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ नगद रूप में वसूले जाते थे। अब देखिए इसमें भी बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो वस्तु के रूप में कर लेते थे ये लोग मंदिर परिसर के अधिकारी, और बहुत सारी चीज़ों पे नगद के रूप में वसूलते थे ये लोग, ठीक है। आज बाज़ार पर लगने वाले करों के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें। इनमें कौन इकट्ठा करता है, वे किस पर वसूल किए जाते हैं, इनका प्रयोग किस काम के लिए होता है, ये सब चीज़ों को भी हमें जानना है। अब देखिए जो अब आपको ये पता करना है कि आज बाज़ार जो लगती है उस पर कर कैसा लिया जाता है और कौन उसको इकट्ठा करता है, कहाँ रखता है, ये सब आपको पता करना है। यही हमारा चैप्टर 6 का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आज मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।